आज हम पढ़ेंगे हिंदी के आरोह के गद्य खंड से रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा हुआ नमक पाठ को हमने पढ़ लिया था। पाठ नमक जो है, अब इसका अभ्यास कार्य भी मैं भेज दिया था, लेकिन प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ा हम समझा देते हैं जिससे आपके दिमाग में आ जाएगा। पाठ के साथ प्रश्न दिए हुए हैं। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? जो सफिया का भाई था वो नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया वहां से, लाहौर से? तो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन हो चुका था। उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का विभाजन हो चुका था, दोनों देश अलग हो गया था। अतः पाकिस्तान से भारत में नमक लाने पर प्रतिबंध था। यदि नमक लाया जाता तो यह कार्य गैर कानूनी होता। साफिया को सीमा पार आने के लिए कस्टम से गुजरना था और कस्टम वाले सामान की जांच करते हैं। यदि कस्टम वाले ने नमक देख लिया तो साफिया के साथ उसके भाई की भी बदनामी होती। इस आशंका के चलते ही पुलिस में काम करने वाले साफिया के भाई ने साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने के लिए साफ मना कर दिया था। दूसरा है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, मन में क्या बातें चल रही थी साफिया के? तो नमक की पुड़िया को वह चोरी से छिपाकर हिंदुस्तान ले जाए या कस्टम वालों को कहकर उन्हें दिखाकर ले जाए, यही द्वंद्व उनके मन में चल रहा था। पहले वे नमक की पुड़िया अपने दोस्त द्वारा उपहार स्वरूप दी गई कीनों की टोकरी में ले जाऊं, यह सोचकर रख देती है कि इस पर किसी की निगाह नहीं जाएगी। परंतु जब हिंदुस्तान जाने के लिए कस्टम अधिकारी द्वारा उसके सामान की जांच की जाने लगी, तब उसने अचानक फैसला किया कि वह किसी भी कारण से मोहब्बत का यह उपहार चोरी से नहीं ले जाएगी और वह कस्टम अधिकारी को उसके बारे में बता देती है। ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर। तीसरा है, जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप क्यों खड़े थे? जो भारत का कस्टम ऑफिसर था वह अमृतसर पुल के पास क्यों खड़ा हुआ था? तो कस्टम अधिकारी का हृदय मानवीय भावनाओं से भरपूर था। शायद वह सोच रहा था कि भारत पाकिस्तान के विभाजन लोगों के दिलों को नहीं बांट पाया। हमारी संस्कृति भाषा जब एक थी तो विभाजन की आवश्यकता ही नहीं थी। कस्टम अधिकारी के अनुसार भारत पाक विभाजन ने दोनों तरफ से विस्थापितों को राजनीतिक बाधा के कारण अलग तो कर दिया, किंतु उनके दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। यही सब बातें कस्टम अधिकारी सीढ़ी के पास सिर झुकाए सोच रहा था। फिर चौथा प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, यह मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। कस्टम अधिकारियों का जो कहा गया वाक्य है, इसको यहाँ पे किस ओर संकेत कर रहे हैं? तो भारत में जन्मे लोग आज पुनर्वास के कारण अपने आप को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में जन्मा कस्टम अधिकारी, ढाका में जन्मा सुनील दास गुप्ता और लाहौर में जन्मी भारतीय सिख बीबी अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं? विभाजन की त्रासदी ने उन्हें अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से अलग अवश्य कर दिया, परंतु उनके मस्तिष्क की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं और जो भावनाएं हैं, वह मिटाए नहीं जा सकती। व्यक्ति कभी भी अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता, न ही उसे वह भूल सकता है। यही भाव की ओर संकेत है। फिर है, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताएं को स्पष्ट कीजिए। लेखिका के अनुसार साफिया सर्वधर्म प्रेमी, दृढ़ संकल्पी
और स्पष्टवादिनी और साहसी महिला है। वह सिख बीबी की अंतर्मन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने भाई तक से कानून के विषय में बहस कर बैठती है। अपना वादा पूरा करने के लिए वह किसी भी प्रकार का कष्ट या परेशानी सहन करने के लिए तैयार है। उसमें कस्टम अधिकारी से बात करने का साहस है। उसे विश्वास है कि वह नमक की बात को स्पष्ट रूप से अधिकारियों को बताकर उनमें इंसानियत को झकझोर कर सीमा पार कर लेगी। वह कोमल हृदय वाली, प्रेममयी, भावुक महिला है। वह जाति, धर्म आदि को महत्व नहीं देती, बल्कि प्यार और इंसानियत को महत्व देती है। मानव के प्रति प्रेम की शक्ति और बुद्धि चातुर्य के कारण ही सब कुछ स्पष्ट रूप से वह इन सब बातों को कह सकी। फिर 6वां प्रश्न, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों के उदाहरण के जरिए इनकी पुष्टि कीजिए। जैसे कि इस पाठ में दिया है, नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ जो विस्थापित लोग हैं उनके दिलों को टटोलती हुई ये कहानी है। लोगों का धार्मिक आधार पर बंटवारा तो कर दिया गया, पर लोगों के मन की भावनाएं पृथक न हो पाई, अलग नहीं हो पाई। जनता का लगाव अपने मूल स्थान में बना ही रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली और ढाका को आज भी अपना वतन मानते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर संस्कृति और जनता नहीं बढ़ती, बल्कि वह अमिट रह जाती है। फिर 7वां, नमक कहानी के आधार। नमक कहानी में भारत व पाक के जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? इस पाठ के आधार पर पूछ रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में भारत पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। इस भाव को यह कहानी दर्शाती है। जब साफिया अपने भाई से, जो पाकिस्तान का निवासी है, नमक ले जाने की बात करती है तो भाई का उत्तर उसे गहरी सोच में डाल देता है। इस भेदभाव के विपरीत सिख बीबी और साफिया तथा कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता के व्यवहार में जो स्नेह व सम्मान है, उसमें लेखिका यह बताना चाहती है कि जनता इस भेदभाव को नहीं चाहती। ढाका हो या दिल्ली हो या लाहौर हो, सबके नाम जो है अलग हो सकते हैं, परंतु वहाँ के रहने वाले लोगों के दिल नहीं बांटे जा सकते हैं। इस तरह से उनका जो स्वाद है भारत पाकिस्तान का रहने वाले लोगों का, इस बात को जो संकेत करता है। ये आपका प्रश्नोत्तर हो गया और कुछ प्रश्नों के यहाँ पे दिए हुए हैं, बाद में इसका अभ्यास होगा। इतना का अभ्यास कर लेंगे इन प्रश्नों को, बाकी आगे